कि नहीं सामने में है। दूसरा है उसके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो रिलेटेड होते हैं कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेट करने का जो टूल्स है वो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होना चाहिए। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, छोटा मोटा कंसेप्ट, जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह का कंसेप्ट आएगा, और साथ ही साथ में हम प्रोसीड कैसे करेंगे उसको हम लोग देखना है। लेकिन प्रोसीड करने के लिए हमको एलाबोरेट करना पड़ेगा, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए में आगे बढ़ते चल जाना है और हो जाने देना है कि जो हो जाएगा सो हो जाएगा। जब मानते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप है, तो एक लूप है, आप उस रिंग को लाएं, रिंग के बोलते हैं रिंग, यही रिंग जो है मान के चलते हैं कि यह है करंट कैरिंग लूप, लेकिन इस तरह से रखेंगे तो उसका फिगर जो है पूरा हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो एकदम परफेक्ट इस तरह का गोल करेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इलिप्टिकल है, इसका मतलब ऐसे देखेंगे तो परफेक्ट है, लेकिन ऐसे देखा जाएगा तो आप कैसे देखिएगा, ऐसे ही देखने वाला चीज है, और ये चीज ऐसे है, इस टाइप से है, तो दिखेगा तो नहीं पीछे वाला, लेकिन वो मान के चलना होगा कि ये जो है सामने के फेस में है और ये प्लेन ऑफ बोर्ड जो है उसके इन साइड में है। जब इन साइड में है तो इसलिए इसको डॉटेड लाइन से यहां तक दिखाते हैं, और यहां से जो है बोर्ड के बाहर आ गया, बोर्ड के बाहर ये लूप हो गया। तो इस लूप में, इस करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे डिराइव किया जाएगा, तो उसके लिए माना जाता है कि करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट डेवलप हो रहा है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई, और ये करंट आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और एक छोटा सा एलिमेंट है, ये डीएल एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट के कारण एक पार्टिकुलर पॉइंट P, जो कि इसके सेंटर से होते हुए जो लाइन जा रहा है जिसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, उस पर P पॉइंट है, और इसका सेंटर से यहां तक की दूरी जो है, जो रेडियस ऑफ सर्किल है वो होगा, उसको मानते हैं A, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D। और ऐसे केस में इस एलिमेंट्स के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो निकालने के लिए पहले इसको यहां से कनेक्ट करना होगा, इस तरह से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है R। लेकिन आप बताएं कि ये जो है और ये करंट कैरिंग लूप है उसके बीच में एंगल कितना है। जैसे ये लूप है और इस टाइप का अगर हम लोग देते हैं तो ये एंगल जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। DL और R के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। ये वेक्टर अगर दी है, ये भी वेक्टर मान के चलते हैं, करंट तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो इस पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर अगर होता है तो ये स्मॉल dB, यही वैल्यू है। और ये dB वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग बायट-सैफर्ट लॉ में पढ़े हुए हैं, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट DL जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है और वो R डिस्टेंस पे है, यहाँ R है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो उस केस में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो μ0 बाई 4 पाई I DL क्रॉस R बाई R क्यूब। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा हो जाएगा, और R एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा μ0, मैग्नीट्यूड अगर दी हम लोग कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड अगर दी दिखाया जाए तो मैग्नीट्यूड को इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, वो वैल्यू हो जाएगा μ0 बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। इसी को हम लोग dB के रूप में जानते हैं, या तो dB लिखिए या dB मोड लिखिए। ये वैल्यू आ गया μ0 बाई 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये छोटा सा एलिमेंट के कारण है। इस पर अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसको देखेंगे। जैसे कि अभी दिखाया जा रहा है कि इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से अगर ये आ रहा है तो करंट हम मान के चले कि ऐसे जाकर के ऐसे घूम रहा है, तो जो यहाँ पे है ये करंट का डायरेक्शन हमारे साइड में है,
और यहाँ पे हमसे दूर भाग रहा है इसलिए क्रॉस दिखा है। वेक्टर का नियम है, दिखाने का तरीका है, अगर हेड आपको दिख रहा है इसका मतलब आपके साइड में आ रहा है, ये उसको डॉट से दिखाएंगे। और अगर ये तीर का निशान दूर जा रहा है, तीर दूर जा रहा है, इसका मतलब आपको टेल दिखेगा। तो अगर ये सामने आ रहा है तो हेड दिखेगा, तो पॉइंट, और आपसे दूर भाग रहा है तो टेल दिखेगा, तो क्रॉस। अब ये यहाँ पे क्रॉस किए, यहाँ पे अब इसके कारण जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वही होगा जो इसके कारण है। और ये वैल्यू भी यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वैल्यू भी डी भी होगा। लेकिन इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट डी बी साइन थीटा। और इसका भी जो कंपोनेंट होगा वो डी बी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में, और डी बी साइन थीटा। ये दोनों जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसलिए एक दोनों को कैंसिल कर देगा। अगर ये कैंसिल कर ले रहा है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब एक ही अगर भी हम यहाँ कंसीडर करें कि नहीं, इसके कारण जो है डीबी कॉस थीटा और इसके कारण भी डीबी कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम मान के चलें कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डी बी कॉस थीटा ही होगा स्मॉल एलिमेंट के कारण, और इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब पूरा डीबी का वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं, यह है। कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यही चीज है कि हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री में चले गए। कॉस थीटा, थीटा यहाँ अननोन है, ये थीटा हम नहीं जान सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि ये वैल्यू π/2 है, 90 डिग्री है, और ये वैल्यू हम थीटा डैश मान रहे हैं अगर तो थीटा डैश प्लस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया, थीटा इक्वल टू π/2 माइनस थीटा डैश, और हम कह सकते हैं π/2 माइनस थीटा डैश। अब cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा डैश, और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा डैश। और sin थीटा डैश का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि a/r। अब ये इक्वेशन एक इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन एक इक्वेशन हुआ, दोनों इक्वेशन को सामने में रखिए। यहाँ r का वैल्यू r स्क्वायर और r क्यू हो जाएगा, तो जो dv होगा और cos थीटा dv का वैल्यू जो हो गया वो हो गया μ0 बाई 4 पाई IDL, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग साइन थीटा, चूंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है, तो ये साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिए, ये थीटा अलग है, ये थीटा ये दोनों के बीच का एंगल है, DL और R के बीच का एंगल है, तो ये वैल्यू यहाँ पे साइन π/2 होने के कारण 1 हो जा रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास में जो आ रहा है DL, ये वैल्यू तो 1 ही है, और ये हो गया R स्क्वायर, तो μ0 बाई 4 पाई IDL R स्क्वायर, ये हो गया dV का, और cos थीटा का हो गया A/R, तो ये कंप्लीटली आ गया μ0 बाई 4 पाई IDL A/R3। अब एक टर्निंग पॉइंट यहां था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दूसरा टर्निंग पॉइंट है कि इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीसरा है कि दोनों का जो रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन वाला कैंसिल कर देगा, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो dB cos थीटा होगा। अब cos थीटा कैसे निकाल रहे हैं, तो cos थीटा यहां से निकाल रहे हैं। अब cos थीटा का वैल्यू A/R आ गया, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, और ये वैल्यू यहाँ से पुट कर लिए। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, इक्वेशन भी मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, अब इसको इक्वेशन सेकंड कर दिए। चूंकि जहां कंफ्यूजन आ रहा है हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट बांटते चले जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि r का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, तो d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r3, तो ये हो गया 4 μ0 बाई 4 पाई
DLA, और ये हो गया A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब ये 1/2, चूंकि R का वैल्यू हो गया, यहां से पाइथागोरस थ्योरम अगर भी लगाते हैं इस टाइप से, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो R का वैल्यू हो गया A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चूंकि यहाँ R क्यू है तो स्क्वायर रूट को हम लोग जो है 1/2 भी लिखते हैं, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 1/2 पावर करके रखेंगे। तो यहाँ R क्यू है और R का वैल्यू 1/2 भी आ रहा, तो इसका मतलब ये हो गया 3/2। तो ये इक्वेशन ये हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। और अब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड अगर ये निकालना चाहते हैं देन वी हैव टू इंटीग्रेट। यदि कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे dB cos थीटा को, और यही इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर कांस्टेंट वैल्यू कर दे, μ0 4 पाई, ये सब जो है कांस्टेंट हो रहा है, μ0/4 पाई I A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 3/2, A भी यहाँ है। अब इंटीग्रेशन ऑफ DL, ये चीज अब ध्यान रखिएगा कि यदि इंटीग्रेट करते हैं स्मॉल एलिमेंट का तो वो जो है सरकमफेरेंस दे देता है P2 पाई R, यानी कि 2 पाई A। तो ये आ गया μ0 IA/4 पाई A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 3/2, और ये 2 पाई A यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई और पाई, और ये 2 हो गया। अब ये जो इक्वेशन आ रहा है फाइनल, जो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं करंट कैरिंग वायर के कारण, तो वो आ जाएगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल्स टू μ0/4 पाई, कैंसल आउट करने के बाद I A और A स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 3/2, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, या रिक्वायर्ड इक्वेशन या डेरिवेशन कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट P पे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण ये आएगा μ0 IA स्क्वायर 2 पाई A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 3/2। ऐसे में हम लोग इसको डिराइव करते हैं, तो जब डेरिवेशन होता है तो उस समय प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें मार्क्स भी है। यदि एकेडमिक एग्जाम में देखेंगे तो केवल एक डेरिवेशन दे दिया जाएगा और 5 मार्क्स होगा। इतना तो मेहनत बनता है, इतना मेहनत तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, उसके बाद ही आगे प्रोसीड कीजिए तो चीजें आसान हो जाएगी, अन्यथा रट नहीं पाइएगा। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, उनको रटना पसंद नहीं था, वो याद नहीं रखते थे चीजों को, वो बार बार मतलब कि नए नई चीज को ले आते थे। तो फिजिक्स उसी टाइप का है, नया चीज आने दीजिए, जो डिराइव करके आया दैट इक्वेशन। अब इसी में से छोटा छोटा क्वेश्चन अगर भी पूछ दिया जाए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से हम आपको वीडियो बना करके भेज देंगे कि उसमें जितने भी छोटे छोटे आते हैं जो क्वेश्चन 1 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो कहाँ से डिराइव हुआ, मल्टी फार्मूला से रिलेटेड, एक का कंसेप्ट दूसरे से मिला करके हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं, वो जैसे कि एक का वैल्यू दिया हुआ है उसके कितने टाइम्स वो हो जाएगा यदि कोई चीज को चेंज कर देंगे। तो यहीं पे इस r को अगर चेंज कर दिया जाए, ये r अगर यहाँ रहता तो डिस्टेंस d जो है कम हो जाता है। डिस्टेंस मान लीजिए d जो है हाफ हो जा रहा है, फिर हो सकता है कि ये d यहाँ पे अगर पॉइंट दे देते हैं तो